गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछली क्लास में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन एजेंट्स, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस, एल्गी, प्रोटोजोआ, फंजाई, इन सब के बारे में। इस क्लास में हम बात करेंगे कि जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होती हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो कितनी तरह के होते हैं, उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, सामान्य लक्षण उनके क्या क्या हैं, और इंक्यूबेशन पीरियड, इन्फेक्शन पीरियड, इसमें जो आपके अलग अलग समय लगता है उसको क्या कहते हैं, और उसकी परिभाषाएं क्या क्या हैं, और उसे कैसे हम अपना बचाव कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी सूक्ष्म जीव वातावरण में या हमारे आसपास चारों तरफ पाए जाते हैं, इनको हम मेजॉरिटी के रूप में दो चीज़ों में क्लासिफाई करते हैं। पहली चीज़ नॉन पैथोजेनिक और पैथोजेनिक। ऐसा सूक्ष्म जीव जो रोग या बीमारी कॉज नहीं करता, नॉन पैथोजेनिक। ऐसा सूक्ष्म जीव जो बीमारी कॉज करता है, रोग जनक होता है, उसको पैथोजेनिक। अब जो बीमारी कॉज नहीं करता वो सूक्ष्म जीव होते हैं जो रोग उत्पन्न नहीं करते हैं, और ये हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि जैसे आपका लैक्टोबैसिलस लैक्टाई होता है, सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई होता है, ये सारे सूक्ष्म जीव जो है, पेंसिलिनियम है, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो ऐसे सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न नहीं करते हैं और उपयोगी होते हैं मानव के लिए, उनको हम नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया या नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे ये किस किस काम आते हैं? हमें दही बनाने के काम आते हैं, खमीर बनाने के काम आते हैं, पनीर के काम आते हैं, ब्रेड में काम आते हैं, कहीं कहीं दवाइयों के रूप में काम आते हैं। अब उसके बाद आता है पैथोजेनिक इन्फेक्शियस। पैथोजेनिक जो बैक्टीरियाज हैं, पैथोजेनिक नॉन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनको हम डिवाइड कैसे करते हैं? तो इनको हम बड़े लेवल पे तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हमारी एलिमेंट्री कैनाल में जो पाया जाता है, दूसरा हमारे ब्लड में जो पाया जाता है, तीसरा हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो पाया जाता है। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एलिमेंट्री कैनाल मतलब कि हमारी आहार नाल में मिलेगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे ब्लड में मिलेगा, हमारे रक्त में मिलेगा, और तीसरा हमारे श्वसन मार्ग में पाए जाने वाले, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कुछ कुछ नाम है, उसको मैं बता दे रहा हूँ, वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। कि जैसे हमारे आहार नाल में, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है पेनेमोटाइटिस बैक्टीरिया वायरस, सलामोना टाइफी, पैराटाइफी, हेपाटाइटिस ए, विजियो कॉलरा, क्लोस्ट्रोडियम टिटैनी, सिशेला, एंटीमीबा हिस्टोरिका जो पेचिस कॉज करता है, एस्चेरिचिया कोलाई, ये चीज़ें हमारे एलिमेंट्री कैनाल में मिलती हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ब्लड में मिलते हैं वो हेपाटाइटिस बी, प्लाज्मोडियम, फेसिपेरम एंड माइक्रोफाइलेरिया। माइक्रोफाइलेरिया जो फाइलेरिया कॉज करता है। जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में मिलते हैं, जाहिर सी बात है, अगर हमारे एलिमेंट्री कैनाल में कोई समस्या है तो वो बैक्टीरिया वहाँ पाया जाएगा। अगर हमारे श्वसन में कोई समस्या आ रही है तो वो बैक्टीरिया श्वसन मार्ग में पाया जाएगा। अगर कोई समस्या हमारे ब्लड से रिलेटेड है तो वो बैक्टीरिया या वायरस या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ब्लड में पाया जाएगा। तो जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में है, जैसे रोग कौन कौन से होते हैं, हमको दमा के अस्थमा का रोग हो गया, लेप्रेसी का रोग हो गया, तो ये सारी चीज़ें वहाँ, ये बैक्टीरिया वहाँ पे मिलते हैं। जैसे माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेसाई, बोरोडेल्टा काफ्यूटेरिस, कार्बोबैक्टीरियम डिप्थीरिया का बैक्टीरिया, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी का बैक्टीरिया। तो ये सारी चीज़ें तीन में होती हैं। तो मेनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बांटते हैं दो पार्ट में। पहला पार्ट नॉन पैथोजेनिक, रोग नहीं जनित करने वाले अरोग जनक जीवाणु। दूसरा हम बांटते हैं रोग जनक में, पैथोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईस्ट है, पेनिसिलियम है, आपका सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई है। ये सारी चीज़ें हमारे फायदे के लिए हैं। पैथोजेनिक जो होती हैं, जो हमको रोग कॉज करती हैं, उनको मोटे तौर पे हम बांटते हैं तीन पार्ट में। पहला हमारी एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल में पाए जाने वाले जीवाणु, दूसरा हमारे रक्त में पाया जाने वाला जीवाणु, और तीसरा हमारे श्वसन मार्ग में पाया जाने वाला जीवाणु। अब ये जितने भी होते हैं बैक्टीरिया, वायरस, XYZ, ये सब की एक कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होती है। कि पहली चीज़ कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं इन्वायरमेंट में हर जगह, वातावरण में हर जगह मौजूद रहते हैं।
मानव शरीर के ऊपर, अंदर, बाहर हर जगह मौजूद रहते हैं, हमेशा मौजूद रहते हैं। पानी में, दूध में, खाद्य पदार्थों में भी ये मौजूद रहते हैं। इन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है। कुछ जीवाणुओं का परीक्षण बूंदों से किया जाता है। कुछ जीवाणुओं को पहचानने के लिए उनको रंगने की आवश्यकता होती है, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, लिटमस टेस्ट, इस तरह की चीज़ें। कुछ जीवाणुओं में वृद्धि का प्रयोग हम करते हैं कल्चर मीडियम से। जब मान लीजिए यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है किसी को, और यूरिन इन्फेक्शन में जो बैक्टीरिया आया, उस बैक्टीरिया का जब तक आप कल्चर नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं लग पाएगा कि सामने वाले को कौन सा डिजीज़ है, ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है। उस हिसाब से फिर डॉक्टर्स मेडिकेशन देते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि एटमॉस्फेयर में एवरीवेयर कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, कहीं भी मिलते हैं। खाने पीने के सामान में हमारे शरीर में अंदर बाहर हर जगह मिलते हैं। माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, सूक्ष्मदर्शी से ये नंगी आंखों से नहीं देखे जाते हैं। पहचान करते हैं कैसे हैं, कुछ को रंगते हैं, कुछ को बड़ा करते हैं, कुछ को कल्चर करते हैं, तब इनका पहचान है। तो अब मान लीजिए अगर हमारे शरीर में बैक्टीरिया या वायरस या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर गया, तो वो तत्काल अपना असर नहीं दिखाता। ऐसा नहीं होता कि अभी हमने सोखा और हम बीमार हो गए, नहीं, कुछ समय लगता है, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 24 घंटा, 36 घंटा। तो शरीर में संक्रमण के होने और उस रोग के लक्षण के प्रदर्शित होने के बीच का जो समय होता है, उस समय को हम उद्भवन काल या इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। कि वो बैक्टीरिया, वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में जाता है, हमारे शरीर के हिसाब से मोल्ड करता है, अपनी वृद्धि करता है, अपने बढ़ाता है अपने आप को, अपना जो भी केमिकल होता है वो हमारे सेल्स में डालता है, धीरे धीरे करके हमारी सेल्स उसके अपोजिट में काम करती हैं और हम बीमार पड़ते हैं। तो ये जो प्रक्रिया पूरी होती है, ये जो समय लगता है, उस समय को हम उद्भवन काल या इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो संक्रमण के कुछ समय के बाद रोग के लक्षण उत्पन्न होते हैं। इस अंतराल को, संक्रमण होने से लेकर रोग के लक्षण प्रकट होने तक की जो समय होता है, इसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। अब कई प्रकार से होता है, कई अवस्थाएं होती हैं। तो पहला कि जब रोगी के शरीर में लक्षण उत्पन्न होने लगे, शरीर दर्द हो, बॉडी पेन हो, भूख न लगे, उल्टी आने लगे, थकान हो, तो लक्षण जब दिखने लगेंगे तब आप समझ जाएंगे कि हाँ, बैक्टीरिया, वायरस, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसने इफेक्ट कर दिया है बॉडी को। तो अब पहली चीज होती है एक्टिव स्टेज। तो एक्टिव स्टेज 2 तरह की होती है, सिम्टोमेटिक एंड एसिम्टोमेटिक, लाक्षणिक और अलाक्षणिक। जिसमें आपको लक्षण दिखाई न दे वो एसिम्टोमेटिक, कोई सिम्टम नहीं दिख रहा है बट इन्फेक्शन है मगर सिम्टम नहीं दिख रहा। और सिम्टोमेटिक या लाक्षणिक, वो जो सिम्टम दिख रहा है, लक्षण दिख रहा है, हम आराम से बता सकते हैं कि इनको इन्फेक्शन है। तो लाक्षणिक अवस्था या सिम्टोमेटिक स्टेज वो स्टेज होती है जब सक्रिय अवस्था होती है, रोगी में रोग के लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं तथा रोगी अपने आप को बीमार महसूस करने लगता है। इस अवस्था का अंतिम परिणाम रोगी को रोग से मुक्ति, दीर्घकालिक कोई अन्य रोग या कोई अन्य जटिलता हो सकती है। अगर मान लीजिए उसको बुखार हुआ, सही से इलाज कराया, ठीक हो गया। अगर बुखार नहीं इलाज कराया, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू द टाइफाइड। तो जब टाइफाइड में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा लंबी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। तो इसलिए एक्टिव स्टेज वो स्टेज होती है जब रोगी में रोग के लक्षण स्पष्ट तौर पर दिखाई देते हैं, जिसकी अंतिम परिणति क्या होती है? अंतिम परिणति ये होती है कि या तो रोगी रोग से सही हो जाता है या और भी सीवियरली रोग उसको हो जाता है। अब आता है एसिम्प्टोमेटिक। कुछ व्यक्तियों में उनकी जो इम्यून सिस्टम है बहुत ज़्यादा तगड़ी होती है, स्ट्रांग होती है, तो छोटा मोटा इन्फेक्शन में उनके बॉडी में इन्फेक्शन हो तो जाता है बट लक्षण दिखाई नहीं देते हैं बाहर की तरफ। तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं? सामान्य तौर पे रोगों के कैरियर, मान लीजिए किसी को ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हुआ, अभी कुछ दिन पहले कोविड का हुआ था, कई लोगों का चेकअप नहीं हो रहा था, तो वो एज अ कैरियर चारों तरफ घूम रहे थे, वो छींकते थे, दूसरे को हो जाता था। अब दूसरा व्यक्ति जिसको इम्यून सिस्टम कमजोर है वो जल्दी इफेक्ट हो जाएगा, जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है वो लेट में इफेक्ट होता है बट वो कैरियर की तरह काम करता है। तो ये एक्टिव स्टेज की 2 स्टेजेस होती हैं, सिम्प्टोमेटिक एंड एसिम्प्टोमेटिक। अब इसका बाद आता है लेटेंसी स्टेज, गुप्त अवस्था।
चुपचाप वायरस पड़ा रहता है, कोई मतलब नहीं है। स्पेसिफिकली ये दिखाई देता है मलेरिया के केस में। जब मलेरिया बॉडी में फैलता है तो तेजी से कभी के साथ बुखार आता है, 2-3 घंटे तेज बुखार रहता है, फिर व्यक्ति नॉर्मल हो जाता है। तो दैट इज अ गुप्त अवस्था। फिर 24 घंटे बाद वही स्थिति आ जाती है। तो इस अवस्था में रोगाणु व्यक्ति के शरीर में गुप्त अवस्था में रहता है। जब उस व्यक्ति के रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तब वो अपना प्रभाव दिखाने लगता है। बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोऑर्गेनिज्म अंदर के चुपचाप बैठे हुए हैं, आप भी मस्त हो, कोई इशू नहीं है। मगर जैसे ही आपकी बॉडी लेटर स्टेज ऑफ योर लाइफ धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, इम्यून सिस्टम आपका कमजोर होने लगता है, वो इफेक्ट दिखाना अपना चालू कर देता है। तो इसको बोलते हैं लेटेंसी या स्टेज या गुप्त अवस्था। उसके बाद होता है, अब ये 3 अवस्थाएं तो हो गई। एक आपकी इन्फेक्शन इंक्यूबेशन पीरियड, जब वो समय लिया, जब समय रोग के लक्षण दिखने लगे तो लक्षण 2 तरह से दिखते हैं, एक्टिव स्टेज, सिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक। अब हो सकता है रोग ठीक हो जाए, सब कुछ हो जाए, मगर फिर भी कुछ दवा पड़ा रहे जब आपने दवाइयाँ खानी। जब ये टीबी के केस में होता है, ट्यूबरकुलोसिस के केस में, कि एक सीरीज ऑफ चेन्स ऑफ मेडिसिन खानी पड़ती है एक लंबे समय तक के लिए। मरीज को कुछ समय बाद आराम मिलता है, मरीज क्या करता है, दवाइयाँ खाना छोड़ देता है, और 2-3 महीने बाद वो जो टीबी थी उसकी सीवियर और तेजी से बढ़ जाती है, क्योंकि वो सुप्तावस्था में चला जाता है। जैसे ही दवाइयाँ कम हुई, बॉडी के इम्यून सिस्टम कम हुआ, उसने फिर से अपना असर दिखाना चालू कर दिया। तो ये 3 स्टेजेस होती हैं। अब इसके बाद आता है कि संक्रमण फैलता कैसे है। तो संक्रमण फैलने का मेन कारण है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट संक्रमण वो होता है जो किसी माध्यम के थ्रू फैलता है। डायरेक्ट संक्रमण होता है व्यक्ति से व्यक्ति की तरफ फैलता है संक्रमण। डायरेक्ट संक्रमण जब किसी व्यक्ति का शरीर दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है और वो संक्रमण फैल जाता है। इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष, जब किसी व्यक्ति का संक्रमण किसी दूसरे व्यक्ति में किसी माध्यम के द्वारा फैलता है, खाने के द्वारा, पानी के द्वारा, कपड़ों के द्वारा, तौलिया के द्वारा, छींक के द्वारा, इन चीजों से जब कोई संक्रमण फैलता है तब हम उसको कहते हैं इनडायरेक्ट इन्फेक्शन। अब आता है आपका मेन चीज की संक्रमण के स्रोत क्या क्या है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इन ह्यूमन बॉडी। तो पहला तो मानव स्वयं है, हम। दूसरा एनिमल्स, जैसे प्लेग हो जाता है रोडेंट्स के कारण, रेबीज हो जाता है कुत्तों के काटने से। प्लेग एक बीमारी होती है जो चूहों के काटने से फैलती है। इंसेक्ट्स काट लिया, एनाफिलीज मॉस्किटो ने काट लिया तो मलेरिया हो गया। मिट्टी के कारण टेपवर्म, हुकवर्म, जो आंतों में पाए जाते हैं बच्चों के पेट में कीड़े, बच्चे मिट्टी खाते रहते हैं, उसमें उनके स्पोर्स होते हैं, वो इन्फेक्शन कर देते हैं, बच्चों के पेट में कीड़े पाए जाते हैं। उसके बाद वाटर, हेपेटाइटिस ए, जॉन्डिस, वाइब्रो कॉलरा, खराब पानी, गंदा पानी आपने पिया, बीमारी हो गई। देन खाना, फूड पॉइजनिंग, स्टेफाइलोकोकस, सुबह का बना खाना थोड़ा बहुत खराब हुआ, थोड़ा बचा है, आपने कहा चलो गर्म करके खा लेते हैं, तो वो तो मरता नहीं, आपने खा लिया। अक्सर आप सुनते होंगे शादी ब्याह में या मुंडन संस्कारों में लोग सुबह का खाना बना के दोपहर में रात को खाते हैं, तो ये समस्या आती है फूड पॉइजनिंग। तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, पहला तो सेल्फ, मानव स्वयं, दूसरा जानवर, जंतु, तीसरा आपके कीट पतंगे, चौथा सॉइल, पांचवा वाटर, छठा आपका फूड। तो ये 6 कारक हैं, 6 सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है जो ह्यूमन की बॉडी को इफेक्ट करते हैं। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिस्ट्रक्शन होती है या ग्रोथ होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस कारण से हमारे शरीर में बढ़ते हैं या किस कारण से कम होते हैं, क्या कारक होते हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं जो उनको निर्धारित करते हैं। तो पहला फैक्टर होता है टेम्परेचर। वह तापमान जिसमें जीव अच्छे से वृद्धि करता है उसको हम उसका अनुकूलन तापमान कहते हैं। जैसे वाइटल साइन पढ़ा रहा था तो आपको हमने बताया था कि हमारी बॉडी का सामान्य टेम्परेचर 37 से 38 डिग्री होता है, फ़ारेनहाइट में 98.5 के आसपास, 97.8 से लेकर 99.1 तक आसपास इसी के बीच में घूमता है। तो पहला तापमान। अब हम परजीवियों के लिए सामान्य तापमान 30 से 37 डिग्री तक होता है, अनुकूलन तापमान होता है, उनके लिए फेवरेबल टेम्परेचर है। अब अगर आपको कोई चीज़ गर्म करनी है तो इससे ज़्यादा गर्म कर लो, उबाल लो, पॉस्चराइज कर लो, खत्म हो जाएंगे, आप वो चीज़ें खा सकते हो। पानी को बॉयल कर लीजिए, बॉयल करके पानी पी लीजिए, ठीक।
नेक्स्ट पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू एक केमिकल वैल्यू है जो ये बताती है कि कोई भी पदार्थ या कोई भी चीज़ एसिडिक है, अम्लीय है या बेसिक है, क्षारीय है। न्यूट्रल पीएच वैल्यू हम 7 मानते हैं सामान्य तौर पे पानी का, ना वो खट्टा लगता है ना मीठा लगता है ना कुछ होता है, बस सामान्य पीएच वैल्यू। हाँ, अब जगह जगह के पानी में मिनरल सॉल्ट्स अलग अलग घुले रहते हैं, तो कहीं का पानी अलग होता है, कहीं का पानी अलग होता है, बट सामान्य पीएच वैल्यू पीने वाले पानी की हम 7 मानते हैं। तो 7 से नीचे और 7 से ऊपर, 7 से नीचे अगर पीएच वैल्यू है तो वो पदार्थ बोला जाता है अम्लीय है, एसिडिक है। अगर 7 से ज़्यादा है तो उसको हम बोलते हैं वो बेसिक है या क्षारीय है। अधिकतर जो रोग फैलाने वाले जीवाणु हैं वो 7.2 से 7.6 तक फैलते हैं। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, या तो उनके एल्कैलिटी में वृद्धि कर दीजिए, 7.2 7.6 से या तो उनको 8 9 10 पे ले आइए, या उनको बिल्कुल नीचे ले आइए, एसिडिक बना दीजिए। मॉइस्चर कहीं भी, जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल पिछली क्लास में बताया था कि अगर आपको मोल्ड्स देखने हो कैसे होते हैं, तो आप खुले ब्रेड को फ्रिज में रख दो, नमी हो जाएगी, निकाल के बाहर रख दीजिए 2 दिन, उसमें मोल्ड्स डेवलप हो जाएंगे। तो ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बढ़ने के लिए। कोई पानी दिन भर पसीने में काम करता है, उसको इन्फेक्शन हो जाता है, रिंगवॉर्म का दाग हो जाता है, तो नमी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसके बाद आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर एक दबाव होता है जो एक झिल्ली होती है जो उनके चारों तरफ, जिसको हम श्लेष्मा बोलते हैं, उस श्लेष्मा के अंदर और बाहर जो लवण घुले रहते हैं, उन लवणों का प्रेशर जो उस झिल्ली पे पड़ता है उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक, पराशरण दबाव। अब मान लीजिए कहीं आपका इन्फेक्शन हो गया किसी जगह पे, सामान्य तौर पे एक बेसिक एग्जाम्पल आपको बताएं तो जो आप घर में अचार बनाते हैं, अचार में होता क्या है, आपने सॉल्ट डाला, ऑयल डाला, ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्कुल कंसंट्रेटेड कर दिया, कोई बैक्टीरिया वायरस गया, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर हल्का है, उसके अंदर कम का है, अंदर आपके अचार में सॉल्ट है, वो क्या करेगा, उसके अंदर से सारा पानी बाहर की तरफ खींच लेता है बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन। केमिस्ट्री का रूल है कि हमेशा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ लिक्विड फ्लो करते हैं, लिक्विड, तो वो पानी उसका निकाल लेता है, सूख लेता है, वो बैक्टीरिया वायरस जो भी हो मर जाता है। आप देखते हैं जिन घरों में अचार या इस तरह की मुरब्बे की चीज़ें इस तरह की बनाई जाती हैं, और अगर उनमें बहुत अच्छी तरह से चीनी के शीरे या नमक या तेल नहीं डाला गया तो उसमें फफूंदे लग जाती हैं। ये बेसिक सा एग्जाम्पल है जो हर हाउस होल्ड में, हर घर में मिलता है। तो इसके बाद होता है ऑक्सीजन, बेस्ट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो मर जाएंगे बैक्टीरिया वायरस। उसके बाद आता है आपका फूड और मेटाबॉलिज्म। अगर आपका खाना और मेटाबॉलिज्म ठीक ठाक चल रहा है, आपने फ्रेश फूड खाया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बासी खाना खाते हैं या कंटेमिनेटेड फूड खाते हैं, तब आप बीमार पड़ सकते हैं बड़े आराम से। अब उसके बाद आता है इन्फेक्शियस एजेंट्स, जितना भी हमने पिछला बताया आपको। अब हमारी बॉडी में हम बीमार 2 प्रकार के एजेंट से बनते हैं, पहला बायोलॉजिकल एजेंट, दूसरा नॉन बायोलॉजिकल एजेंट। बायोलॉजिकल एजेंट बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ, जो अभी हमने आपको बताया। नॉन बायोलॉजिकल एजेंट टेम्परेचर, रेडिएशन, हीट, इनसे यदि हम बीमार पड़ गए, चोट लग गई हमको, इससे अगर हम बीमार पड़ गए तब उसको हम बोलते हैं नॉन बायोलॉजिकल एजेंट। तो वो बायोलॉजिकल एजेंट वो जीवित कारक होते हैं जो मनुष्य से, पशु से, कीट पतंगों से, मिट्टी से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और हमें बीमार करते हैं। रासायनिक केमिकल एजेंट या नॉन बायोलॉजिकल एजेंट, ताप, प्रकाश, विकिरण आदि से रोग उत्पन्न होता है, तो उसे हम नॉन बायोलॉजिकल एजेंट बोलते हैं। अब इसके बाद आता है पोर्ट ऑफ एग्जिट। बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश तो करके बाहर कहाँ से निकलेगा, तो बैक्टीरिया हमारे शरीर में जिन रूटों से प्रवेश करता है उन्हीं रूटों से बाहर चला आता है। आपकी स्किन से, माउथ से, आपके म्यूकस मेम्ब्रेन से, आपके श्वसन मार्ग से, आपके मूत्र मार्ग से, आपके ब्लड से। ये 6-7 पोर्टल ऑफ एंट्री एंड पोर्टल ऑफ एग्जिट है, जिनसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में अंदर जाते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में बाहर चले जाते हैं। अब उसके बाद आता है कि ट्रांसमिशन कैसे होता है। इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन होता है फैलाव। तो पहला ट्रांसमिशन रोगजनक जंतु जीवाणु जो भी हैं
वो नवीन होस्ट तक कैसे पहुंचते हैं। और ये पूरी श्रृंखला दो तरह से होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में जब सीधा सीधा संपर्क होता है, जैसे टच करना, सेक्सुअल रिलेशनशिप, किस करना, किसी को मान लीजिए मुंह में कोई समस्या है, अगले को उसने टच किया, किस किया, तो वो उसके बॉडी में फैल जाएगा। किसी को HIV का रोग है, सिफिलिस है, या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, STDs हैं, तो वो अगर किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में है तो वो रोग उनको फैल जाएगा। दैट इज़ अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। उसके बाद आपका आता है ड्रॉपलेट कॉन्टैक्ट। छींकने से, बोलने से, खांसने से जो ड्रॉपलेट हमारे मुंह से बाहर निकलते हैं वातावरण में, उनसे अगर किसी व्यक्ति को संक्रमण होता है तो दैट इज़ अ ड्रॉपलेट कॉन्टैक्ट। उसके बाद सॉइल कॉन्टैक्ट, हुक वॉर्म, लार्वा, टेप वॉर्म। छोटे छोटे बच्चे अक्सर मिट्टी खाते रहते हैं, तो उन मिट्टी खाने से जो संक्रमण होता है उसको हम संक्रमण को बोलते हैं। उसके बाद होता है ट्रांसप्लेसेंटल। ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन होता है हमेशा माता के गर्भ में पलने वाले बच्चे को माता से। ट्रांसप्लेसेंटल संक्रमण इसीलिए इसको बोलते हैं पार गर्भकोशीय संक्रमण। जैसे टॉर्च का रोग है, सिफिलिस है, एड्स है, अगर इस प्रकार के रोग माता को हैं तो वो होने वाले बच्चे को आराम से हो लेता है, क्योंकि प्लेसेंटा के थ्रू ही बच्चा माता से हो लेता है। अब टॉर्च जो हमने आपको बताया TORCH, उसका स्पेसिफिकेशन होता है टॉक्सोप्लाज्मोगोनेडिया। R मतलब रूबेला वायरस, C मतलब साइटोमेगालो वायरस, H मतलब हर्पीस वायरस। ये 5 प्रकार के TORCH 5 प्रकार के वायरस होते हैं जो माता से बच्चे में संक्रमित हो जाते हैं। अब उसके बाद आता है, ये तो हो गया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में डायरेक्ट ट्रांसमिशन। कैसे? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, टच करने से, ड्रॉपलेट से, सॉइल कॉन्टैक्ट से एंड ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन से। अब उसके बाद आता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, जो दूसरे किसी माध्यम से फैलता है इन माध्यमों के अलावा, जैसे भोजन से, पानी से, कीड़ों से, जंतु से, कैरियर से, पोर्टल ऑफ एंट्री से। तो जैसे मान लीजिए संक्रमित पदार्थ, इनको फोमेटीज बोलते हैं। गंदी वस्तुएं हैं, चादर है, बेड है, कपड़े हैं, बर्तन हैं, तो जो भी संक्रमित पदार्थ अगर आपके पास कुछ हैं उनसे आपको संक्रमण हो जाए। भोजन या दूध से, भोजन पकाने वाले व्यक्ति, पकाने के बाद मक्खियाँ उन पर बैठती हैं, छोड़ दिया जाता है। अक्सर मार्केट में आप सामान देखते होंगे, मक्खियाँ उनके ऊपर बैठती हैं, वो एक दूसरी जगह से दूसरी जगह जाती हैं, वहाँ से वो बैक्टीरिया वायरस लेके आती हैं, भोजन के ऊपर छोड़ती हैं। कोई उस भोजन को ग्रहण करता है तो वो बीमार हो जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट द्वारा कैंपेन चलाया जाता है कि खाने के सामानों को ढक के रखना चाहिए, साफ पानी को ढक के रखना चाहिए, उसमें बार बार गंदे हाथ नहीं डालने चाहिए। पानी निकालने के लिए एक यूटेंसिल यूज़ करिए जो उस पानी में आपका हाथ न डूबे, क्योंकि आपके हाथ में कोई इन्फेक्शन होगा, कोई कॉन्टेमिनेशन होगा तो वो ट्रांसमिट हो जाएगा उस पानी के अंदर। उसके बाद आता है कीट पतंगों से, फ्लाइज, मक्खियों से, चूहों से, मच्छर से, रोडेंट से, ये सारी चीज़ें फैल जाती हैं जो अभी मैंने बताया था अभी वो पिछले वीडियो में। देन एयर से, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जो ड्रॉपलेट होती है उनका मोड होता है एयर। तो फैली का आपने छीका, वो हवा में रही, वातावरण में रही, उस वातावरण से किसी दूसरे व्यक्ति को हो गई। उसके बाद आता है कैरियर, जो आपको अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि एसिम्प्टोमेटिक होता है इन्फेक्शन, कि उस व्यक्ति में इन्फेक्शन होता तो है मगर उसको ये नहीं पता रहता कि हमारे में इन्फेक्शन है, इसलिए वो कैरियर के रूप में चारों तरफ घूमता रहता है और उस कैरियर से किसी लोअर इम्यून सिस्टम वाले व्यक्ति को इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन इन्फेक्शन का। अब इसके बाद एक मेन चीज़ आती है होस्ट। सारा इन्फेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, कुछ भी दिक्कत नहीं है, मगर समस्या ये है कि यदि होस्ट ससेप्टेबल है, होस्ट उस फॉरेन एलिमेंट को, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने शरीर में रिएक्ट करने देगा तभी इन्फेक्शन फैलेगा। अगर इन्फेक्शन नहीं फैलेगा कि अगर होस्ट रिएक्ट नहीं करने देगा, तो होस्ट वह जीवधारी है जिसमें कोई भी सूक्ष्म जीव प्रवेश करता है, अपने शरीर, अपने संख्या में वृद्धि करता है और उस जीवधारी को बीमार करता है। तो इस प्रकार से ये जो इन्फेक्शन का पार्ट था, ट्रांसमिशन का पार्ट था, ये पिछले 2 क्लासेस में ये खत्म हो गया। इसको आप लोग देख लीजिएगा, छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, एक एक 2-2 लाइन के नोट्स बनेंगे, आप अपने नोट्स इसको बनाते रहिएगा। अगली क्लास में हम बात करेंगे हमारी बॉडी का, जो अभी इसमें बताया कि भाई इम्यून सिस्टम तगड़ा होता है, इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, उस व्यक्ति को रोग नहीं होता। जिसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है उसको रोग पकड़ लेता है।
तो इम्यून सिस्टम क्या चीज़ होता है, या हमारे बॉडी की इम्यून डिफेंस बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, या इम्यूनाइजेशन हम कैसे बढ़ा सकते हैं, टीकाकरण क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर दिस क्लास।